हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में हमने कल क्या देखा था? कल हमने मिल्क पर चर्चा किया था। आज उसी का दूसरा पार्ट है। कल हमने देखा था कि मिल्क क्या होता है। तो ये भी हमने देखा था कि जो मिल्क होता है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ होता है। इसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। हमने आपको दूध के संगठन के बारे में बताया था, जिसमें हमने चर्चा किया था वसा जो होता है वो 3 to 6% पाया जाता है, प्रोटीन 3 to 4% पाया जाता है, खनिज लवण जो पाए जाते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो 0.07% होते हैं और जो इसमें जल की मात्रा होती है वो 85 to 88% तक होती है। हमने बताया था आपको कि दूध में पाया जाने वाला जो प्रमुख प्रोटीन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका केसीन प्रोटीन। और हमने और भी क्या देखा था? और हमने ये देखा था कि जो वसा पाया जाता है उसकी मात्रा क्या होती है, प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, हमने इस पर चर्चा किया था। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इन सब पर हमारी कल चर्चा हो चुकी थी। कुछ हमने एंजाइम्स के बारे में चर्चा किया था, जिसे हमने बोला था आपको कि आप ध्यान रखेंगे। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे टाइप ऑफ मिल्क, मतलब दूध कितने प्रकार के होते हैं। तो दूध कितने प्रकार के होते हैं चलिए हम देख लेते हैं। पहला तो हो जाता है आपका संपूर्ण दुग्ध चूर्ण। दूसरा हो जाता है वसा रहित दूध, जिसे बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। इसकी इंग्लिश भी ध्यान रखनी है क्योंकि यही आपको हिंदी में लिख कर दे दिया जाता है। अगला है परिष्कृत दूध, जिसे हम टोन्ड दूध बोलते हैं या टोन्ड मिल्क बोलते हैं। दूसरा है डबल टोन्ड मिल्क। अगला है खमीरीकृत दूध, जिसे हम फर्मेंटेड मिल्क बोलते हैं। और छठा है आपका वाष्पीकृत दूध, जिसे इवेपोरेटेड मिल्क बोलते हैं। अगला है आपका गाढ़ा दूध, जिसे हम कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। और आपका लास्ट है जो आठवां है वो है दुग्ध चूर्ण, जिसे हम ड्राइड मिल्क पाउडर बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा जान लेना है। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन-सा दुग्ध किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं संपूर्ण दूध पर। जो संपूर्ण दुग्ध पाउडर होता है ये क्या होता है? तो दूध को सुखाकर बनाए गए दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की मात्रा 25.8 होती है या 26 ग्राम बोल सकते हैं होती है। बच्चों के दूध आहार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह गाय के ताज़ा दूध से लगभग 8 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये दूध कैसा होता है? सबसे पहले तो इसे दूध को सुखाकर बनाया जाता है। दूध को सुखाकर बनाए गए दुग्ध चूर्ण में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 25.8 ग्राम होती है या फिर 26 ग्राम बोल सकते हैं होती है। और ये गाय के ताज़ा दूध होता है उससे 8 गुना ये गाढ़ा होता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा वसा रहित दूध, जिसे हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क चाहे आपसे जो है स्किम्ड मिल्क दे दिया जाए या जो है वसा रहित दूध दे दिया जाए, चाहे इंग्लिश को स्किम्ड को आपको चाहे वो हिंदी में ऐसे किसी भी तरह से स्किम्ड पूछा जा सकता है। तो स्किम्ड मिल्क क्या होता है? जो वसा रहित दूध है ये क्या होता है? वसा रहित मतलब इसमें वसा नहीं होती है। इसमें क्या होता है? यह वसा रहित दूध होता है। इसको बनाने के लिए संपूर्ण दूध से क्रीम को यंत्र द्वारा अलग किया जाता है। वो जो क्रीम को अलग किया जाता है वो यंत्र क्या होता है? तो वो यंत्र होता है क्रीम सेपरेटर होता है। यंत्र का नाम आपको ध्यान रखना है। जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं क्रीम सेपरेटर बोलते हैं। इसमें वसा बहुत कम मात्रा में होती है। कितनी होती है? 0.05 से 0.1 ग्राम होती है। मोटापा और हृदय रोगी को यह दूध दिया जाता है। जिसको मोटापा हो या जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए कौन सा दूध अच्छा होता है? तो उनके लिए वसा रहित दूध अच्छा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि हृदय रोगियों के लिए कौन सा दूध अच्छा होता है। तो कौन सा दूध अच्छा होता है उसमें आपको वसा रहित नहीं दिया था, स्किम्ड मिल्क
हिंदी में लिखकर दे दिया गया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्किम्ड मिल्क होता है वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो जो मोटापा वाले होते हैं उनके लिए, और जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है या उनके लिए उपयोगी होता है। आगे आ जाता है आपका परिष्कृत दूध। परिष्कृत दूध क्या होता है? यह वसा रहित दूध एवं भैंस के दूध को एक निश्चित परिमाण में मिलाकर तैयार किया जाता है। मतलब जो स्किम्ड मिल्क होता है उसको और भैंस के दूध को एक निश्चित परिमाण में मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें वसा की मात्रा 3% होती है और अन्य घटक जो होते हैं वो 8.5% होते हैं। इनका जो पौष्टिक मूल्य होता है वो गाय के दूध के पोषक मूल्य के बराबर होता है। मतलब जो ये परिष्कृत दूध होता है इसका जो पौष्टिक मूल्य होता है वो गाय के दूध के पोषक मूल्य के बराबर होता है। अगला आ जाता है आपका डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है? हमने अभी देखा था प्रकार में, तो इसके बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो डबल टोन्ड दूध होता है वसा की मात्रा इसमें अत्यंत कम होती है। डबल टोन्ड मिल्क में टोन्ड मिल्क की आधी वसा रहती है। मतलब जो टोन्ड मिल्क होता है उसकी आधी मात्रा इसमें डबल टोन्ड मिल्क में रहती है। अगला है आपका गाढ़ा दूध आ जाता है। अब ये गाढ़ा दूध क्या होता है? तो ताजे दूध को उबालकर उसका कुछ भाग नष्ट कर दिया जाता है, जिससे दूध क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ताज़ा दूध जो होता है पहले उसको उबाल लेते हैं, उबालने के बाद उसका कुछ भाग जो होता है वो जल जाता है, जिससे दूध क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। इसको संरक्षित करने के लिए 40% शक्कर डाली जाती है, जिसमें विटामिन एवं अन्य जो तत्व होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जो ये गाढ़ा दूध है इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि जब आप घर पे दूध को काफ़ी देर तक उबालते हैं, काफ़ी देर तक पकाते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है। और वो जो गाढ़ा दूध होता है वो खराब ना हो इसके लिए आप क्या कर देते हैं? इसके लिए आप उसमें शक्कर डाल देते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये प्रोसेस तो आपको याद है आप क्या करते हैं। इसमें आपको जो शक्कर की मात्रा है वो ध्यान रखना है। तो कितना प्रतिशत शक्कर डालते हैं? तो 40% शक्कर डालते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अचार को संरक्षित करने के लिए उसमें नमक की मात्रा कितनी डाली जाती है। तो वैसे आपसे दूध के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गाढ़े दूध को संरक्षित करने के लिए उसमें शक्कर की मात्रा जो पड़ती है वो 40% होती है और इसमें जो विटामिन और अन्य पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि दूध में आयरन की मात्रा कितनी होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो कितनी होती है? अगर नहीं होती है तो उसको भी आप बताएँगे। एक और ज़रूरी बात आपके लिए, आप में से मैंने कई दिन देखा कमेंट आता है कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो जब क्वेश्चन ही मेरे पास नहीं आएगा तो मैं रिप्लाई कहाँ से करूँगी? अगर आप जो है जाके किसी भी वीडियो में अगर सिंगल कमेंट करते हैं, मतलब जैसे आप वीडियो खोलेंगे, नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप वहाँ पे कमेंट करेंगे तो कमेंट मेरे पास तक आता है। अगर आप किसी के कमेंट में जाके रिप्लाई करेंगे तो वो कमेंट मुझे नहीं आएगा। तो अगर आप किसी के कमेंट में या अपने ही कमेंट में दोबारा कमेंट करते हैं तो भी मुझे नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता है। अब मैं कितने वीडियो के नीचे जा कर देखूँगी कि कितने कमेंट आए हैं, कितने नहीं आए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसे सिंगल कमेंट किया कीजिए, किसी कमेंट के नीचे कमेंट मत किया कीजिए। कमेंट के नीचे का मतलब ये है कि जैसे आपको एक कमेंट दिख रहा है, आपने उस पे रिप्लाई वाले पे अगर कमेंट किया है तो वो मुझ तक नहीं पहुँचेगा। और आप क्या करते हैं, आपने पहले एक कमेंट किया है, उसी कमेंट में आपने खुद ही रिप्लाई कर दिया है, तो उसका नोटिफ़िकेशन मेरे पास नहीं आता है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है, आप उसे इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं वाष्पीकृत दूध क्या होता है। हमने अभी तक कितना देखा? टोन्ड मिल्क देख लिया, डबल टोन्ड देख लिया, हमने स्किम्ड देख लिया और क्या-क्या देख लिया हमने? और हमने देख लिया परिष्कृत दूध देख लिया, हमने संपूर्ण दूध पाउडर देख लिया। अब आ जाता है हमारा वाष्पीकृत दूध। वाष्पीकृत दूध क्या होता है? तो यह दूध तैयार करने के लिए दूध को 240 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर
1 मिनट तक गर्म कर जीवाणु रहित किया जाता है। इस दूध में वसा की मात्रा 7%, अन्य ठोस पदार्थ जो होते हैं वो 25.9% पाए जाते हैं। इसमें विटामिन डी की अत्यधिक मात्रा डालकर उसे इनरिच किया जाता है और वाष्पीकृत दूध बनाने की प्रक्रिया में विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और थायमिन 50 से 80% तक नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें वाष्पीकृत में आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो आपको इसमें इसका जो तापमान दिया गया है, मतलब जिस टेम्परेचर पर इसको गर्म करके इसको जीवाणु रहित बनाया जाता है, वो टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है। तो कितने टेम्परेचर पर? तो 240 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1 मिनट तक, इसका टाइम भी आपको ध्यान रखना है। तो कितने मिनट तक? 1 मिनट तक। कितने डिग्री सेल्सियस पर? कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर? तो 240 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको गर्म किया जाता है, जिससे इसमें क्या, जो वसा की मात्रा होती है वो 7% होती है और जो अन्य ठोस पदार्थ होते हैं वो आपके 25.9% होते हैं। इसमें किसकी मात्रा को डालकर इनरिच किया जाता है? तो वो विटामिन डी की मात्रा को डाला जाता है। बाकी इस प्रक्रिया में जो वाष्पीकृत किया जाता है, इस प्रक्रिया में विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और थायमिन 50 से 80% तक नष्ट हो जाते हैं। अगला आपका आ जाता है खमीरीकृत दूध। अब ये खमीरीकृत दूध क्या होता है? तो इस दूध को अम्ल या जीवाणु द्वारा खमीरीकृत करके खट्टा कराया जाता है, जिसे खमीरीकृत दूध कहते हैं। और यह जो दूध होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है कल्चर मिल्क और दूसरा हो जाता है फर्मेंटेड मिल्क। कल्चर मिल्क क्या होता है? जिसमें जीवाणु को डालकर खट्टा करते हैं, वो होता है कल्चर मिल्क। और फर्मेंटेड मिल्क क्या होता है? दही का मक्खन निकालने के बाद बचे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे क्या करते हैं? खट्टा करते हैं, तो वो हो जाता है आपका फर्मेंटेड मिल्क। आपको क्या ध्यान रखना है? जो खमीरीकृत दूध होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कल्चर मिल्क होते हैं और दूसरे फर्मेंटेड मिल्क होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं लास्ट का अपना दुग्ध चूर्ण। दुग्ध चूर्ण क्या होता है? तो दूध का संपूर्ण जल सुखाकर उसे पाउडर दूध में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? इसको जो है मशीनों के द्वारा इसको सुखाया जाता है। दूध में 97% तक जल निकालकर स्प्रे ड्राइंग एंड वैक्यूम ड्राइंग द्वारा सुखाया जाता है। सिखाया नहीं, उसे सुखाया जाता है। तो कैसे सुखाया जाता है? स्प्रे ड्राइंग या फिर और जो है वैक्यूम ड्राइंग के द्वारा इसको सुखाया जाता है। ठीक, अब क्या आ जाता है आपका, ये तो आपने देख लिया दुग्ध के प्रकार। और इसमें भी एक पॉइंट आपका बच जाता है, इसमें बनने की प्रक्रिया में विटामिन सी 70 से 90% और अन्य विटामिन 10 से 20% तक नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया, जो हमने दूध के प्रकार पढ़े कि दूध जो है कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं विभिन्न जानवरों के दूध का संगठन। आपको पता है कि इनके संगठन का प्रभाव, जैसे इनका रहन सहन होता है, मतलब जिस तरह से पशुओं को पाला पोसा जाता है, इनका जिस प्रकार से देखभाल किया जाता है, इनको जिस प्रकार का चारा दिया जाता है, उन पर इनके पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो निर्भर करते हैं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं उनमें जो मात्राएं पाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोज, इन सब की कितनी कितनी मात्राएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कोई जानवर, जैसे जानवर का नाम दिया गया है, उस जानवर में कितना जल है, कितना प्रोटीन है, कितना वसा है, कितना कार्बोज है, कितना खनिज लवण है, कितनी ऊर्जा मिलती है और कितना कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आपको पता है कि दूध में आयरन नहीं पाया जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध में ये प्रति 100 ग्राम की बात हो रही है, तो गाय के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है?
तो गाय के दूध में जो होती है वो 87.5 मतलब 87.5 ग्राम कितना होता है, क्या होता है, जल होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 3.2 ग्राम, ठीक। और अगला क्या है कि इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, तो वसा इसमें 4.1 होता है। और खनिज लवण कितना पाया जाता है, तो 0.8 पाया जाता है। और इसमें ऊर्जा कितनी होती है, कितनी कैलोरी मिलती है, तो वो मिलती है 67 कैलोरी मिलती है आपको। और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन बचते हैं, तो कैल्शियम 120 होता है, मतलब 120 होता है। और जो आपका फास्फोरस होता है वो 90 माइक्रोग्राम होता है, ठीक। अब ये विटामिन कितना पाया जाता है, विटामिन ए 53 पाया जाता है। और जो विटामिन बी1 और बी2 हैं, ये आपसे शायद ही पूछे जाएंगे, वैसे पूछे नहीं जाएंगे। आपको ये इतना ध्यान रखना है, जो फास्फोरस मतलब जल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा, कार्बोज, खनिज लवण, ऊर्जा, कैल्शियम और फास्फोरस, ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो आपकी बुक में था तो मैंने ये पूरा लगा दिया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, बस यही इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो जो भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, तो भैंस के दूध में जल की मात्रा 81 होती है, 81 ग्राम होती है। और प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन 4.3 पाया जाता है। वसा की मात्रा 6.5 होती है। कार्बोज इसमें 5.5 पाया जाता है। खनिज लवण इसमें भी 0.8 पाया जाता है। ऊर्जा इसमें 117 होता है, मतलब 177 होता है। कैल्शियम जो होता है वो 210 मिलीग्राम होता है। और फास्फोरस जो होता है 130 होता है, मतलब 130 होता है। अब जो बकरी का दूध होता है, बकरी के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, तो वो 86.8 होता है। प्रोटीन इसमें 3.3 पाया जाता है। वसा इसमें 4.5 होती है। और कार्बोज इसमें 4.6 होता है। खनिज लवण की मात्रा जो होती है वो 0.8 होती है। ऊर्जा इससे कितनी मिलती है, तो 72 कैलोरी मिलती है। मैग्नीशियम जो होता है 170 होता है। और फास्फोरस जो पाया जाता है वो 120 होता है। अब गधे के दूध का देख लेते हैं, तो इसमें जल की मात्रा 89 होती है, 89.9। और इसमें प्रोटीन 2.1 और वसा 1.5, कार्बोज इसमें 6.5। बाकी जो खनिज लवण है ये नहीं पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस भी नहीं पाए जाते हैं। ऊर्जा कितनी मिलती है, 48 मिलती है। अब आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ से आपको सबसे पहले माता के दूध को याद रखना है। तो माता के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, तो वो सबसे अधिक होती है, 88 होती है। और प्रोटीन 1.1 मतलब कि सबसे कम है इसमें। वसा की मात्रा 3.4 है। कार्बोज इसमें 7.4 पाया जाता है। और खनिज लवण की जो मात्रा होती है वो 0.1 होती है। ऊर्जा इसे 65 मिलता है। कैल्शियम इसमें 28 होता है, 28 mg होता है। और फास्फोरस इसमें 11 mg पाया जाता है। तो ये आपको इसमें ये जितने भी डाटा आपको दिए हैं आपको ध्यान रखने हैं, बस यहाँ तक, मतलब फास्फोरस तक आपको ध्यान रखना है। बाकी विटामिन ए, बी1, बी2 के बारे में नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर आपको कैल्शियम आपको गाय के दूध, माता के दूध और भैंस के दूध का ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनका तुलनात्मक रूप से भी पूछा जाता है, ठीक। आगे हम देख लेते हैं, ये तो था, हमने देख लिया दूध के बारे में, मतलब कि दूध के संगठन के बारे में जो हमने विभिन्न जानवरों का देखा। अब हम देखते हैं दूध का पास्चुराइजेशन। दूध का पास्चुराइजेशन क्या होता है, तो दूध पास्चुराइजेशन में हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना है और इसे नोट डाउन भी करना है। तो आपसे यहाँ पर क्या है पास्चुराइजेशन, तो पास्चुराइजेशन की विधि द्वारा दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करके दूध को संदूषित होने से बचाया जाता है। इसकी दो विधियां हैं। तो दो विधियों से पास्चुराइजेशन किया जाता है। पहला आपका जाता है होल्डर विधि और दूसरा आपका जाता है अधिक ताप व कम ताप विधि। ये अधिक ताप और कम ताप विधि में आपसे टेम्परेचर और टाइम पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो होल्डर विधि है ये क्या होती है।
तो होल्डर विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आधा घंटे तक गर्म किया जाता है। उसके बाद शीघ्रता से इसका ताप जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया जाता है। मतलब कि दूध को 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पर लगभग आधा घंटे तक गर्म करते हैं और फिर उसे तुरंत ठंडा करते हैं। कितना? 11 डिग्री सेल्सियस तक उसे ठंडा कर देते हैं। ठीक। अगला जो है आपका अधिक ताप व कम समय विधि। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो ताप दूध को अधिक तापक्रम मतलब ये जो तापक्रम दिया गया है ये इतना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो अधिक ताप व कम समय विधि है, इसमें दूध को अधिक तापक्रम पर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कितना? 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत 11 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसे कम कर दिया जाता है। तो कम करने का दोनों का वही टेम्परेचर है, लेकिन दोनों को गर्म करने का और टाइम इसका दोनों का अलग-अलग है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार यही पूछा जाए, हो सकता है आपको मतलब होल्डर विधि से पूछ लिया जाए या अधिक ताप व कम समय विधि भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। तो ये था हमारा क्या दूध का पास्चुराइजेशन था। अब हम देख लेते हैं दूध का हीमोजिनाइजेशन। दूध का हीमोजिनाइजेशन क्या होता है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस क्रिया द्वारा दूध में उपस्थित वसीय कण जो काफी बड़े होते हैं, उन्हें छोटे छोटे कणों में विभक्त किया जाता है। तो हीमोजिनाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो दूध में उपस्थित होते हैं वसीय कण वो काफी बड़े होते हैं, तो इनको छोटा छोटा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो हीमोजिनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे उसका पाचन व अवशोषण शीघ्रता से हो सके। इसके पाचन और अवशोषण के लिए ही कौन सी क्रिया की जाती है, तो वो की जाती है हीमोजिनाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। फिर जो हीमोजिनाइज्ड होते हैं दूध, ये शीघ्रता से पच जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत दूध को बहुत महीन छन्नी से दबाव डालकर छाना जाता है, जिससे वसा छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विभक्त हो जाता है, तो दूध आसानी से पच जाए, इनका पाचन और अवशोषण शीघ्रता से हो। इसके लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो इसके लिए की जाती है हीमोजिनाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। और इस प्रक्रिया में जो वसीय अम्ल होते हैं, वसीय कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। ये था हीमोजिनाइजेशन की प्रक्रिया। आपको यहाँ से बस यही इतना पॉइंट ध्यान रखना था। आगे हम देख लेते हैं दूध का सार, मतलब कि क्रीम जो होती है वो क्या होती है। दूध के सार पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। अब आपका आ जाता है क्या, दूध का सार। ये क्या होता है, यदि ताजा दूध को कुछ समय तक बिना हिलाए डुलाए स्थिर रख दिया जाए तो उसकी रचना में परिवर्तन होने लगता है। दूध वसा धीरे धीरे ऊपर आकर मलाई के रूप में एक मोटी परत का आकार धारण कर लेती है तथा नीचे की परत, जिसमें से मक्खन निकल चुका होता है, अपेक्षाकृत रूप से पतली रह जाती है। आप अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो आप आज क्या करेंगे, दूध रहेगा, दूध को आप एक काम करिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर जैसे शाम को दूध हल्का गर्म है, उसको उठा के आप फ्रिज में रख देंगे, तो जो उसमें वसा होती है वो ऊपर बैठ जाती है, जिसको निकाल कर हम मक्खन बना लेते हैं। वो जो वसा होती है वो मक्खन ही होता है, और उस मक्खन को जब हम गर्म कर लेते हैं तो वो हमारा घी तैयार हो जाता है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि अगर दूध को, ताज़ा दूध को कुछ समय तक बिना हिलाए डुलाए स्थिर रख देंगे तो उसकी रचना में परिवर्तन हो जाएगा। दूध का जो वसा होता है वो धीरे धीरे ऊपर आकर मलाई के रूप में एक मोटी परत का रूप धारण कर लेती है, और नीचे की परत, जिसमें से मक्खन निकल चुका होता है, वो पतला हो जाता है। वसा की प्रतिशत मात्रा के कम या अधिक होने के कारण क्रीम कम या अधिक गाढ़ी हो जाती है। अगर वसा की मात्रा अधिक है तो अधिक गाढ़ी हो जाएगी, अगर वसा की मात्रा कम है तो कम गाढ़ी होगी। इसी आधार पर 3 प्रकार की क्रीम को तैयार किया जाता है।
इसी वसा के मतलब गाढ़े और पतले होने के आधार पर क्रीम को 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें क्रमशः हल्की क्रीम, साधारण गाढ़ी क्रीम और गाढ़ी क्रीम की श्रेणी में रखा गया है। इनकी श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं? तो इनकी श्रेणियाँ हैं हल्की क्रीम, साधारण गाढ़ी क्रीम और गाढ़ी क्रीम। हल्की क्रीम में सामान्य रूप से 15 से 20% तक वसा, 20 से 30% तक वसा युक्त क्रीम जो होता है उसे साधारण गाढ़ी क्रीम की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे हम क्या देख लेते हैं, क्रीम का संगठन। जैसे हमने देखा कि जो हमारे हल्की क्रीम है, साधारण क्रीम है और जो मोटी क्रीम है, गाढ़ी क्रीम है, तो उनमें संगठन कैसा होता है, मतलब उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, उसमें कितना वसा पाया जाता है, कितना जो है भस्म पाया जाता है, कितनी जल की मात्रा होती है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि दूध का जो क्रीम है उसकी रचना क्या है। पहला जो इसमें जो हल्की वसा आ जाती है, साधारण वसा और मोटी वसा। हल्की और जैसे पहले तो हमने हल्की देखी और साधारण भारी का मतलब ये हो जाता है कि जो साधारण मोटी क्रीम है, गाढ़ी क्रीम है और लास्ट में गाढ़ी क्रीम आ जाती है। तो जो हल्की है इसमें वसा की मात्रा 19 होती है, 19% होती है और जो साधारण मोटी होती है उसमें 36% होती है, जबकि जो आपकी मोटी वसा होती है, मोटी क्रीम होती है, उसमें मोटे क्रीम में वसा की मात्रा 58.77 पाया जाता है। और जो हल्की क्रीम होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है वो 2.94% पाई जाती है। साधारण भारी में 2.20% पाई जाती है और मोटी क्रीम में 1.83% पाई जाती है। जो आपकी हल्की क्रीम होती है इसमें जो दुग्ध शर्करा पाया जाता है वो पाया जाता है 4.05% और जो साधारण भारी क्रीम होती है उसमें 3.15% पाया जाता है और जो मोटी क्रीम होती है उसमें पाया जाता है 1.46% पाया जाता है। भस्म की बात कर लेते हैं, तो जो भस्म पाया जाता है वो 0.46% जो पाया जाता है वो साधारण भारी में पाया जाता है और मोटी में 0.32% पाया जाता है। अब हम जल की बात कर लेते हैं, तो जल इसमें 73.42 पाया जाता है, साधारण भारी में 58.19% पाया जाता है और जो मोटी क्रीम होती है उसमें 37.62% पाया जाता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है वसा, प्रोटीन और जल की मात्रा तो आपको ध्यान ही रखना है। आपसे यही चाहे वो वसा के बारे में पूछे या प्रोटीन के बारे में या फिर जल के बारे में, यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बनते हैं। तो 2 और बचता है, उसे भी हम ध्यान रख लेते हैं, हमारा ध्यान रखने में क्या नुकसान जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं मक्खन। जैसे हमने अभी तक दूध देख लिया, कल हमने दूध के बारे में देखा था। आज हमने कई प्रकार के दूधों की भी चर्चा की कि कौन-कौन से दूध होते हैं। आज साथ में हम ये भी चर्चा कर रहे हैं जो दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। हमारे बुक में पूरा एक चैप्टर ही है प्राणिज भोज्य पदार्थ, मतलब जो दूध और दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अब हम ये देख लेते हैं मक्खन। मक्खन क्या होता है? ऐसे तो नॉर्मली आप सबको पता होगा कि मक्खन क्या है, दूध क्या है, दही क्या है और फिर आपका आ जाता है पनीर क्या है। तो ये जहाँ से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है। बाकी तो हमें मोटा-मोटी पता ही है कि दूध क्या होता है, मक्खन क्या होता है, घी क्या होता है, ठीक? चलिए अब हम देख लेते हैं मक्खन के बारे में। तो मक्खन भी दूध सा एक उपयोगी एवं अत्यधिक प्रचलित भोज्य पदार्थ है। मक्खन दूध में विद्यमान वसा है। यदि दूध या क्रीम में से वसा को अलग कर लिया जाए तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वो मक्खन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आज आप क्या करेंगे, आप दूध ले लेंगे, दूध को उठा के फ्रिज में रख देंगे। जब सुबह आप देखेंगे तो उसमें एक बहुत मोटी सी परत जम जाती है। अगर दूध से आपने पहले वसा नहीं निकाला है तो काफ़ी मोटी परत जम जाती है। अगर आप उस परत को उठाकर रख लेंगे तो वही मक्खन हो जाता है। फिर उसको 2-4 दिन रखेंगे, फिर जो है अगर आप उसमें थोड़ा-सा दही डाल देंगे तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ही वो पूरा आपका मक्खन जैसे दही को मथने के बाद जो मक्खन निकलता है वैसे मक्खन हो जाता है। फिर आप उसको पका लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा।
तो वसा इसमें वही बताया जा रहा है कि जो मक्खन भी जो होता है वो दूध की तरह एक उपयोगी और अत्यधिक प्रचलित भोज्य पदार्थ होता है। मक्खन दूध में विद्यमान होता है। अगर इसकी क्रीम में से वसा निकाल लिया जाए तो वही जो वसा निकाली जाती है, वही जो पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो मक्खन होता है। अब मक्खन को प्राप्त करने के लिए क्रीम या दही को मथना पड़ता है। तो मक्खन में अधिकांश मात्रा होती है वसा की। मक्खन में जो वसा का भाग होता है वो 85% होता है। जो शेष 15% बचता है वो अन्य उसमें तत्व पाए जाते हैं। तो जो क्रीम बचेगी उसमें आप थोड़ा-सा दही डाल देंगे, या दही नहीं भी डालेंगे तो 2-4 दिन बाद, जब 2 दिन बाद उसे आप मथ देंगे ना, तो उसमें से मक्खन निकल जाएगा, जैसे आप दही मथने के बाद निकालते हैं। और उस मक्खन को आप पका लेंगे तो वो बन जाएगा, आपका घी बन जाएगा। ठीक? आगे क्या आ जाता है? अब हम घी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हमने दूध के बारे में चर्चा किया। दूध हमने देखा, फिर दूध से ही हमने मक्खन को निकाला। अब मक्खन से हम क्या करेंगे? अब मक्खन से ही हम घी बनाएँगे। तो घी क्या होता है? घी या बटर ऑयल बोल सकते हैं इसको। तो घी क्या होता है? घी उस उत्पादन का नाम है जो मक्खन या मलाई को उस सीमा तक गर्म करके या उबाल कर प्राप्त किया जाता है जब तक कि मक्खन या मलाई का जल पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो जाता है। तब तक हम उसको पकाते हैं, तथा केवल स्वच्छ एवं शुद्ध घी मक्खन वसा नहीं रह जाता है। मतलब इसको तब तक हम पकाते हैं जब तक इसका पानी पूरी तरह से अलग नहीं हो जाता है और साफ शुद्ध घी नहीं बचता है। इसको पुनः कपड़े से छाना जाता है, जिससे कि इसका समस्त मैल दूर हो जाता है। आपने देखा होगा जब घर पे घी को पकाया जाता है, घी को पकाने के बाद हम छलनी से या फिर जो है एक महीन कपड़े से, जिसे हम झीना कपड़ा भी बोल सकते हैं, तो उससे जो है छान लिया जाता है, जिससे जो उसपे कचरा बचा रहता है उसको हम अलग कर देते हैं और शुद्ध घी क्या करते हैं, हम उठाकर रख लेते हैं। घी केवल आगे आपको ध्यान रखना है कि घी केवल एक ही रूप में अर्थात वसा का प्रतिनिधित्व करता है। घी जो होता है वो एक ही रूप में वसा के रूप में ही आपका कार्य करता है। समस्त गर्म जलवायु वाले देश उपयोग के लिए इसी रूप में दुग्ध वसा तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मक्खन होता है, अधिक तापमान में मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इस बात को आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि अगर मक्खन है, तो मक्खन को आप कितने दिन तक रख पाएँगे? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएँगे। अगर जो है ठंडी का मौसम है तब भी आप उसे बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो घी होता है, घी को आप सालों-साल तक उपयोग करते हैं, वो खराब नहीं होता है। क्या कभी आपने सुना है कि घी खराब हो गया हो? नहीं, घी खराब नहीं होता है। अगर आप उसे सही तरीके से रखते हैं और आपने अगर उसको अच्छे से पकाया है, अगर आपका घी खराब हुआ है तो उसका यही कारण हो सकता है आपने उसे पकाया ना हो। या फिर जब आपने घी को रखा है तो आपने उसको अच्छे से बंद नहीं किया है, उसका डिब्बे का ढक्कन अच्छे से ना लगाया हो, आपने उसे अच्छे से पकाया ना हो, घी तभी इसी स्थिति में खराब हो सकता है। तो जो मक्खन होता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कितना भी ठंडा मौसम क्यों ना हो, आप 15 दिन से ज़्यादा मक्खन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए जो है, जो गर्म प्रदेश के लोग होते हैं वो मक्खन को क्या करते हैं, वो मक्खन को घी में परिवर्तित कर लेते हैं और इसी तरह से उसका उपयोग करते हैं। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो घी होता है, घी में विटामिन ए होता है। दही बनाने के मध्य में निकोटिनिक एसिड में न्यूनता और राइबोफ्लेविन में और थायमिन में वृद्धि पाई जाती है। तो जब दही बनाने के मध्य में क्या होता है, निकोटिनिक जो एसिड होता है उसकी न्यूनता पाई जाती है। राइबोफ्लेविन और थायमिन की क्या होती है, वृद्धि पाई जाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे किसके बारे में चर्चा करना है, तो ये आ जाता है आपका पनीर। अब हमें किसके बारे में चर्चा करना है, तो अब हमें चर्चा करना है पनीर के बारे में। तो दूध के घटकों मुख्य रूप से वसा, केसीन, पानी के साथ अघुलनशील क्षार जिसमें न्यून मात्रा में घुलनशील क्षार, दुग्ध शर्करा तथा एल्बुमिन भी पाया जाता है।
कि एकाग्रीभूत मिश्रण को ही क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं। तो पनीर किसे कहते हैं? दूध के घटकों, मुख्य रूप से क्या, वसा, केसीन और पानी के साथ अघुलनशील क्षार, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील क्षार, दुग्ध शर्करा और एल्बुमिन भी पाए जाते हैं। इन्हीं का जो एकाग्रीभूत रूप होता है, जो एकाग्रीभूत मिश्रण होता है, उसी को ही हम पनीर बोलते हैं। यदि पनीर मतलब यदि उबलते हुए दूध में नींबू का रस, फिटकरी, दही या टार्टरिक एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा, जो टार्टरिक एसिड होता है उसको, इसमें से किसी को भी डाल दिया जाए तो दूध एकाएक फट जाता है। फटने के परिणाम स्वरूप दूध की प्रोटीन जो है वो थक्के के रूप में जम जाती है। अब आपको बताना है, कल हमने चर्चा किया था, जो दूध मतलब फटने के बाद जो इकट्ठा होता है, थक्का बनता है, वो एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन कौन सा होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। तथा शेष भाग पानी के रूप में अलग हो जाता है। इन थक्कों को एक कपड़े में छान लिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त कोमल और स्पंजी पदार्थ क्या कहलाता है, आपका पनीर कहलाता है। पनीर में मुख्य रूप से केसीन प्रोटीन पाया जाता है। शेष पदार्थ क्या होता है? शेष प्रोटीन अर्थात जो इसमें लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन जो होते हैं, ये आपके प्रोटीन छाछ में अलग हो जाते हैं, और जो पनीर होता है उसमें केसीन मिलता है। ठीक, हमने पढ़ा था ना कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि दूध में केसीन के अलावा और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पनीर के प्रकार। आजकल पनीर का जो प्रचलन है वो काफ़ी बढ़ गया होगा। आपने देखा होगा जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें हर कोई पनीर 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 पनीर, मतलब सबको यही लगता है कि अगर पनीर नहीं है, मतलब आप कहीं गए हों, आपको दावत मिली हो और वहाँ पे पनीर नहीं है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो बढ़ती मांग और बढ़ती चाहत और मांग के कारण आज भारत में लगभग कितने 600 प्रकार के पनीर उपलब्ध हैं। इनमें से मुख्य जो हैं, आपसे जो पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वो एक पहला आपका पनीर आ जाता है, कॉटेज पनीर आ जाता है। अब ये क्या होता है? कॉटेज पनीर क्या होता है? तो यह वसा रहित दूध से बनाया जाता है। स्वाद हेतु इसमें नमक एवं परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट एवं अन्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि स्वाद के लिए तो नमक, लेकिन परिरक्षण के लिए किसको, परिरक्षा करने के लिए, मतलब ये खराब ना हो, किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला आपका है क्रीम पनीर। ये क्रीम पनीर क्या होता है? तो क्रीम पनीर जो है वो संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। इसमें वसा की अधिकता रहती है, अतः यह मुलायम, नरम और कोमल होता है। तो आपने देखा कि जो पनीर है वो, आपको पता है कि आजकल तो काफ़ी पनीर आ गए हैं। जैसे सोयाबीन का पनीर हो गया, मूंगफली का पनीर हो गया। आप, पता नहीं मैंने आपको बताया है नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। बाकी अगर आपको मैंने बताया है टोफू के बारे में, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा ये टोफू क्या होता है। अगर नहीं बताया तो हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगर मैंने पहले आपको बताया है टोफू के बारे में, तो एक बार आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये टोफू क्या होता है। आगे आ जाता है आपका योगर्ट। योगर्ट क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे दही के बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी शायद चर्चा किया था या कहीं पे आया था ये पॉइंट कि दही कैसे बनता है, तो लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण बनता है। और आपको पता है कि दही बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? वही दूध को जो है गर्म किया जाता है। दूध को गर्म करने के बाद जो है उसमें थोड़ा-सा जामन के लिए कुछ डाल देते हैं, जैसे उसमें डाल देते हैं, थोड़ी-सी दही डाल देते हैं, तो वो दूध जो है वो थक्के के रूप में जम जाता है, वही हमारा हो जाता है दही। जो आपका ये योगर्ट है, ये भी दही के ही समान है। तो इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। चीज़ें वही हैं, योगर्ट और दही, तो आपको इसे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे कि यह संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दूध दोनों से बनाया जाता है। जो योगर्ट होता है वो किससे बनाया जाता है? तो योगर्ट जो बनाया जाता है वो संपूर्ण दुग्ध और वसा रहित दुग्ध दोनों से बनाया जाता है। योगर्ट सबसे पहले बुल्गारिया
में तैयार किया गया था। मतलब सबसे पहले योगर्ट कहाँ बनाया जाता था? तो सबसे पहले योगर्ट बुल्गारिया में बनाया जाता था। योगर्ट बनाने के लिए दूध को 82 से 85 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ समय तक उबाला जाता है। उसके पश्चात इसका क्या किया जाता है? समांगीकरण किया जाता है। इस पर समांगीकरण की क्रिया किया जाता है। होमोजेनाइजेशन ये आपने पहले ही देखा है कि क्रिया कराई जाती है, फिर इसे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में इसमें लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का प्रयोग जामन के रूप में किया जाता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि जामन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जामन का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे जो दूध को दही बनाने के लिए जो थोड़ा-सा खट्टा पदार्थ डाला जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मली घर पर क्या करते हैं, जब हमें दही जमाना होता है तो हम क्या करते हैं, दूध को थोड़ा-सा गर्म कर लेते हैं। जब वो हल्का-फुल्का गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। अगर दूध ज़्यादा गर्म है और उसमें आप जो है दही डाल देंगे तो वो दूध तो फट जाएगा, वो बन जाएगा आपका पनीर। तो इसीलिए जो दूध को गर्म किया जाता है, उस गर्म दूध को थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तब हम उसमें दही डालते हैं। मतलब चाहे दही डालते हैं या कभी-कभी हमने देखा होगा कि घर पे नींबू वगैरह रहता है, थोड़ा बहुत वो भी डाल देते हैं, तो जम जाता है दही। लेकिन वैसे ज़्यादातर अच्छा होता है कि हम उसमें दही ही डालते हैं। तो वही है, यहाँ पर भी वही जामन चीज़ बताई जा रही है। इसमें कौन-कौन सा जामन पड़ता है? तो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और क्या स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मोफिलस, ये 2 जो आपके होते हैं, इनका जो है प्रयोग किया जाता है, जामन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है, उसके बाद इसे कुछ घंटों तक दही जमने की तरह ही स्थिर छोड़ दिया जाता है। मैंने बताया ना, जो ये आपका दही है और जो योगर्ट है, दोनों का प्रोसेस वही है, बनाया दोनों को वैसे ही जाता है। इसीलिए मैंने आपको अलग से दही के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आपको पता है कि दही क्या लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमता है। फिर इसको क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से योगर्ट का निर्माण हो जाता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आपको पता है कि दही का स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। और इसका पोषण मूल्य जो होता है वो दूध के समान होता है। ठीक? तो ये था आज हमारा पूरा दूध के बारे में। आज हमारा दूध का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। कल हमने इसके बारे में चर्चा किया था, कल हमने दूध के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हमारे ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी ये चीज़ें आपको आधी समझ में आएँगी, नहीं तो आधा उधर, आधा इधर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।